नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। यह 1950 के दशक के मध्य की बात है, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पिता शी झांगशुन की तिब्बत की युवा दलाई लामा से पेकिंग में मुलाकात हुई थी और दोनों में दोस्ती हो गई थी। दलाई लामा ने उन्हें घड़ी भेंट की थी जो वे 1980 तक पहनते रहे थे। इस बात की पुष्टि दलाई लामा के राजदूत ने की थी जब उस वक्त वो बीजिंग में शी से मिले थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो चीन दलाई लामा का नाम सुनते ही आंखें तड़ेड़ने लग जाता है, उसके चेहरों की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। 70 सालों बाद शी झांगशुन के बेटे आज भी दलाई लामा से इतनी ही नफरत करते हैं जितना प्रेम किसी वक्त में उनके पिता दलाई लामा से किया करते थे। दलाई लामा ने कभी कहा था कि जिस दिन तिब्बत चीन का क्षेत्र बन गया तो यह केवल तिब्बत का अंत नहीं होगा बल्कि चीन भारत के लिए भी एक अस्थायी खतरा बन जाएगा। इतने सालों बाद आज ये बात ठीक नजर आ रही है। आज तिब्बत का पूरा इतिहास, दलाई लामा से चीन के खौफ की वजह और चीन द्वारा धोखे से तिब्बत पर कब्जे की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही तिब्बत को लेकर इतिहास में भारत की नीतियों के बारे में भी बात करेंगे। तिब्बत को लेकर चीन हमेशा से ही काफ़ी चौकस रहता है। इसकी असली वजह यह है कि तिब्बत उसका धोखे से कब्जाया हुआ क्षेत्र है। आकार के लिहाज से तिब्बत और चीन में काफ़ी अंतर नहीं है। चीन की सेना ने यहाँ पर लोगों का शोषण किया और आखिर में वहाँ के प्रशासक दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। तिब्बत का इतिहास। राजनीतिक दृष्टि से तिब्बत कभी चीन का अंग नहीं रहा। ईसा से 1 शताब्दी पूर्व मगध के एक राजा ने तिब्बत के विभिन्न समुदायों को संगठित किया था। यह संबंध अनेक वर्षों तक बना रहा। 7वीं शताब्दी तक मध्य एशिया के एक भूभाग पर तिब्बत का आधिपत्य रहा। उन दिनों सोग्सेन गेम्पो तिब्बत के शासक हुआ करते थे। यह साम्राज्य उत्तर में तुर्किस्तान और पश्चिम में मध्य एशिया तक फैला था। 763 में तिब्बतियों ने चीन की तत्कालीन राजधानी चांग यानी आज के सियान को कब्जे में ले लिया था। तब से लेकर 250 सालों तक चीन की राजधानी तिब्बत के अधीन रही थी। चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य का नाम इतिहास में आपने खूब पढ़ा होगा। 12वीं सदी के दौर में मंगोल साम्राज्य विस्तार के दौर में चीन पर हमला कर दिया और 1280 के करीब चीन ने मंगोल के सामने घुटने टेक दिए थे। तिब्बत का सवाल। विडंबना यह है कि 1644 में चिंग राजवंश द्वारा स्थापित मूल चीन 1911 के विद्रोह में ध्वस्त हो गया, जिससे एक नए गणराज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। शाही चीन के विघटन और आधुनिक चीन के एकीकरण का काम लगभग 50 वर्षों के कालखंड में हुआ। उस दौर की शुरुआत विदेशी शक्तियों, ईसाई मशीनरियों, स्थानीय धर्मांतरित लोगों के खिलाफ अशांति से हुई थी और उसकी पूर्णता लॉन्ग मार्च के साथ अंततः अक्टूबर 1949 में माओ द्वारा महज 15 साल के संघर्ष और हिंसक लड़ाई के बाद पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। चेयरमैन माओ त्से तुंग के एजेंडे में तिब्बत को हड़पना शामिल था, जिन्होंने चीन की दाहिनी हथेली कहा था, जबकि लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश हथेली की 5 उंगलियां बताया था। चीन ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर अपने आक्रमण के साथ भारत का सामना किया और न केवल तिब्बत और भारत की बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों से परामर्श की सलाह दी गई, जिन्होंने सुझाव दिया कि तिब्बत के लिए भारत से जो हो सकता है वो करना चाहिए, सैन्य सहायता दिए बिना, और तिब्बती स्वतंत्रता को मान्यता देने से इनकार करना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि तिब्बत नाम मात्र के प्रतिरोध से अधिक कुछ भी करने में असमर्थ है, नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की सलाह को मान लिया, जैसा कि 18 नवंबर 1950 के एक नोट में खुलासा किया गया कि न तो भारत और न ही कोई बाहरी शक्ति तिब्बत के चीनी अधिग्रहण को रोक सकती है। इस रुख को अपनाने और सैन्य विषमता पर विचार करते हुए नेहरू ने भारत की चिंताओं को देश की सुरक्षा और सलामती सुनिश्चित करने, तिब्बत पर चीनी दावे को स्वीकार करने और चीन के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने तक सीमित कर दिया। 1935 में चीन को एक स्वतंत्र देश बताने वाले पंडित नेहरू ने चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने पर माओ त्से तुंग की सरकार की भांति उन्हें भी तिब्बत को चीन का आंतरिक मामला बतलाया। शिमला की बैठक। 1912 ईस्वी में चीन से माछू शासन का अंत होने के साथ ही तिब्बत ने अपने को दोबारा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था।
सन 1913-14 में बैठक शिमला में हुई, जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन के चिंगहाई एवं सिचुआन प्रांत हैं, इसे इनर तिब्बत कहा गया, जबकि पश्चिमी भाग, जो बौद्ध धर्मानुयायी शासक लामा के हाथों में रहा, उसे आउटर तिब्बत कहा गया, जो इतिहास की भयंकर भूल है। गृह मंत्री सरदार पटेल ने नवंबर 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करते हुए लिखा, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन सरकार हमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के आडंबर में उलझा रही है। मेरा विचार है कि उन्होंने हमारे राजदूत को भी तिब्बत समस्या शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के भ्रम में डाल दिया है। मेरे विचार से चीन का रवैया कपटपूर्ण है और विश्वासघाती जैसा है। सरदार पटेल ने अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन बताया, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं भावी शत्रु की भाषा कहा। भविष्य में इसी प्रकार का उत्तर देश के अनेक नेताओं ने व्यक्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चीनियों को तिब्बत का लुटेरा, राजश्री टंडन ने चीन सरकार को गुंडा सरकार कहा। इसी प्रकार का विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी राजगोपालाचारी तथा हृदयनाथ कुंजरू जैसे विद्वानों ने व्यक्त किए हैं। यह इतिहास तथा भूगोल का सामान्य छात्र भी जानता है कि भारत के तिब्बत के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनयिक संबंध अत्यंत प्राचीन है। तिब्बत को विश्व की छत कहा गया है। स्वामी दयानंद ने इसे त्रिविष्ट अर्थात स्वर्ग कहा है। साथ ही आर्यों का आदि देश माना है। सम्राट हर्षवर्धन कालीन तिब्बत के सम्राट समेंगसेन गैम्पो के काल में उनसे चीन को परास्त कर वहाँ की राजकुमारी वैनचेंग से विवाह कर दिया था तथा नेपाल की राजकुमारी भुकुटी से भी विवाह किया था। तभी उन्हें भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी भेंट में मिली थी। तभी से बौद्ध धर्म का वहाँ धर्म बन गया। इसी समय तिब्बती यात्री थानवी शान का भारत आना हुआ था। भारत की भाषा तथा व्याकरण के आधार पर तिब्बती भाषा को संजोया गया। दलाई लामा के नाम से क्यों इतना चिढ़ता है चीन? गहरे कत्थई रंग का लबादा ओढ़े इस भिक्षु के प्रति चीन में एक विशेष किस्म का रोष अब भी व्याप्त है। वहाँ उन्हें हर तरह की गालियाँ दी गई हैं। दलाई लामा की मेजबानी को रोकने या फिर शांति, सुख व भाईचारे जैसे उनके प्रवचनों के प्रसार को बाधित करने के लिए चीनी लोगों ने सरकार पर दबाव डाला। नागरिक समाज को डराया धमकाया, स्वयंसेवी संस्थाओं को धमकाया कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनसे सहयोग वापस ले लिया जाएगा। दलाई लामा हालांकि आज अपनी उम्र के 85वें पड़ाव पर भी एक रॉकस्टार बने हुए हैं और बराक ओबामा से लेकर रिचर्ड गेरे, डेसमंड टूटू तक हर प्रभावशाली व्यक्ति उन्हें बराबर का सम्मान देता रहा है। असलियत यह है कि दलाई लामा ने 1959 में निर्वासन में शुरू हुए एक बिखरे हुए आंदोलन को अकेले दम पर दुनिया में वैधता और मान्यता दिलवाई। साथ ही दुनिया में अकेले शख्स हैं जो चीनियों की कमज़ोर नस को प्यार से दबा सकते हैं। भले ही दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ उनके चाहने वालों की तादाद काफ़ी बड़ी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने अलावा किसी और संगठन या नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकती जिसका जनाधार इतना बड़ा हो। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन ने तब आक्रमण किया जब 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। 1950 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। दलाई लामा के नेतृत्व में चीन के खिलाफ आज़ादी के लिए विद्रोह हुआ। बाद में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत छोड़ना पड़ा। 1959 में दलाई लामा अपने कई समर्थकों के साथ भारत आए। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल की थी। दलाई लामा को भारत में शरण मिलना चीन को अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। चीन और दलाई लामा के बीच तनाव बढ़ता गया और उसे डर सता रहा था कि वे भारत के साथ मिलकर कोई साजिश न रच दे। निर्वासन में आज़ादी। तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा को पूर्ण राजनीतिक सत्ता देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने लासा और बीजिंग के बीच अधिकारों के बंटवारे पर चीन के साथ 17 सूत्रों वाला एक समझौता किया। 1951 में बीजिंग में चेयरमैन माओ त्से-तुंग झाओ एन लाई और देंग सियाओ से मिलने गए। 1956 में बुद्ध की 25वीं जयंती पर दिल्ली आए, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें तब लौट जाने को कहा। लेकिन 1959 में जब वे ल्हासा से भागकर आए तो नेहरू ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वे तब से ही मैक्लियोडगंज में रह रहे हैं। 1963 में उन्होंने तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें निर्वासित तिब्बती सरकार के काम करने के लिए दिशा निर्देश थे।
1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1990 में भारत और दुनिया के 33 देशों में निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों ने 11वीं तिब्बती असेंबली के लिए एक व्यक्ति एक मत के आधार पर 46 सदस्यों का चुनाव किया। 2000 में करमापा लामा धर्मशाला आए। 2011 में उन्होंने तिब्बती असेंबली से कहा कि वे अपनी पदेन सत्ता को त्यागना चाहते हैं। इस तरह दलाई लामाओं को मिली दोहरी आध्यात्मिक राजनीतिक सत्ता का अंत होता है। दलाई लामा एक ऐसे देश के निर्वाचित शासक हैं जिसका न तो दुनिया के राजनीतिक नक्शे में कोई जिक्र बचा है, न ही धर्मशाला से चलने वाली उनकी निर्वाचित सरकार को किसी देश ने मान्यता दी है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दलाई लामा की गिनती सबसे लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्तियों में होती है। उनकी लोकप्रियता का राज उनकी सादगी, करुणा, अहिंसा, सार्वभौमिक जिम्मेदारी का विचार है। भारत में उन्हें यहाँ के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग भी हो रही है। तो आज के लिए दे इजाजत। और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।